नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने हम हैं, मेरे सामने आप हैं। कुल मिलाकर एक लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको आप अच्छी तरह समझते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन कई बार लोकतंत्र में भी लोग उसका खुलकर एक कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो देश का माहौल बिल्कुल बदलने की दिशा में बढ़ जाता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में, मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास का मादा क्या होता है, विकास का मकसद क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर राजनीतिज्ञ होने का गुण तो है ही, साथ ही साथ उनके अंदर संवेदना है, साहित्य है, रचनात्मकता है और एक कला के प्रति एक लगाव होता है, वो है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही उम्दा कलाकार और एक ऐसे होनहार राजनीतिज्ञ जिन्होंने पूरे देश के अलावा विदेशों का भी भ्रमण शुरू कर दिया है कमल के साथ। निश्चित रूप से विकास का एक नया रास्ता वो भी तलाश रहे हैं। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ, बहुत अच्छे कलाकार। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन 24 न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को और मेरे फेवरेट चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर देश में जो एक माहौल बन रहा है उसको कांग्रेस के लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो चौकीदार जैसा शब्द यूज़ किया। ये अलग बात है कि मोदी जी ने कहा था। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, उन्होंने चौकीदार को चोर कहा। देखिए, राहुल गांधी के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि शायद कांग्रेस वाले उनको बड़ा नेता मानते हो, लेकिन मैं या भारतीय जनता पार्टी उनको नेता भी नहीं मानती है। मुझे याद है FTI का जब मेरा ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें राहुल गांधी साहब चल के आए थे जी, और उन्होंने कोशिश की थी कि वो गजेंद्र चौहान को वहाँ से हटा दें। लेकिन शायद उनको गजेंद्र चौहान की टैलेंट नहीं पता था, काबिलियत नहीं पता था, इसलिए वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। मेरा मानना ये था कि राहुल गांधी साहब पिछले 10 साल पहले कभी वहाँ नहीं आए और आज 4 साल हो गए वो वहाँ कभी नहीं आए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मैं एक बार निमंत्रण देना चाहता हूँ कि एक बार फिर वापस FTI लौट के आएँ और देखें कि काम किस तरह से होता है। ट्रेनिंग ले, एक्टिंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बकवास एक्टर है बेसिकली। और मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब जिस तरह से राजनीति का इस्तेमाल करके इस देश को विकास के मार्ग पे लेके जा रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। और आने वाला समय जो है वो मोदी सरकार का है, बीजेपी सरकार का है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास में और लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखती है। ये तो आपकी सोच हो गई, लेकिन उस जनता को किस तरह से भरोसा दिलाएंगे जिसके किचन में परेशानी हो रही है, जो पेट्रोल नहीं भरवा पा रहा है, इस तरह की जो परेशानियां हैं। पेट्रोल का जो मुद्दा है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। पेट्रोल का मुद्दा जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय जो लोन लिया गया था उसको उतारने के लिए जो GST का इस्तेमाल हो रहा है, और GST जो है इस समय सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है जी। स्टेट चाहे तो GST पेट्रोल पे से हटा सकता है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करके देश का जो लोन है वो उतार रहे हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ 1 और 1.5 महीने का और विषय है, और उसके बाद जो है पेट्रोल बहुत ही कम कीमतों पर इस देश में मिलेगा। क्योंकि बीजेपी जिस मुद्दे को लेके चल रही है पेट्रोल में, कि जो भार इस देश पे है ऋण के रूप में, उसको जल्द से जल्द उस देश को जो है ऋण मुक्त किया जाए, ये उस तरफ जा रहा है। और आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये इस देश में पहली बार हुआ है कि जब पेट्रोल के भाव बढ़े हैं लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज के भाव नहीं बढ़े हैं। दाल उसी भाव में है, सब्जियां उसी भाव में है, जितनी जरूरत की चीजें वो सब उसी भाव में है। वरना पहले क्या होता था, जैसे ही पेट्रोल का भाव बढ़ता था अगले दिन बस के किराए बढ़ जाते थे, ऑटो रिक्शा के किराए बढ़ जाते थे, सब्जियों के भाव बढ़ जाते थे। ये कैसे हुआ? इसका मतलब जो है महंगाई नहीं है, वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये तो गजेंद्र चौहान बोल रहे हैं, क्या युधिष्ठिर ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये देश ऐसा बोल रहा है, ये सरकार ऐसी बोल रही है। ये सरकार का जो विषय है वो यही है। ये जनता को समझना होगा। जनता को ये समझना होगा कि दाल का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, सब्जी का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, बाकी चीजों के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल का भाव। यानी ये बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में जी जो टेंशन है डेफिनेटली बहुत भाव नीचे आएगा। जैसे ही GST को सरकार इसका सोल्यूशन निकालेगी, और वो सोल्यूशन तैयार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, वो सोल्यूशन 1-1.5 महीने दूर है, बस, ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, इस देश को ऋण मुक्त करना है मोदी जी को। ऋण मुक्त का मतलब समझ सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक जिम्मेदारी महसूस की और अलग अलग फैसले लिए, नोटबंदी जैसा फैसला हुआ, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि अब तो मोदी सरकार गई। लेकिन पिछले दिनों जो महागठबंधन का की तस्वीर देखने को मिली गजेंद्र जी, हर कोई यही लग रहा था कि PM बनना चाहता है, और उस चक्कर में मोदी जी का मुकाबला कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा है कि महागठबंधन आप बनाइए, आप PM बनिए। मैंने पहले भी कई बार चैनल के माध्यम से कहा है कि आप राहुल गांधी PM बनने के लिए तैयार है, स्वागत है उनका,
लेकिन आप इस देश की जनता को अपना विजन तो बताइए। आपका मिशन है पीएम बनना, आपके पास विजन नहीं है, ये है समस्या। उनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी जी को हटाओ। अरे भाई मोदी जी को हटाओ, लाओ किसको? ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसके पास विजन है। मोदी जी को इस देश की जनता क्यों लाई? क्योंकि उनके पास एक विजन था। और आपने 4-4.5 साल में देखा कि इतने सारी जन योजनाएं एक साथ शुरू हुई, अब वो कल्मिनेशन की तरफ है सब। और जैसे आप सड़कों के विषय में देखिए, गैस के विषय में देखिए, बाकी जितनी भी विषय हैं वो आप देखिए कि एक साथ सारी योजनाएं चल रही हैं। घर बनाने की योजना है, ये जो टॉयलेट्स बनाने की योजना है, तो मेट्रो पे भी काफी काम हो रहा है। आज आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, मैं अभी गया था 1 हफ्ते पहले, वहां पे 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली आती है। पहले 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। इन बातों को जनता को समझना होगा कि एक व्यक्ति ऐसा आया है जो इस देश की जनता। और सबसे खूबसूरत बात, 4.5 साल में एक भी स्कैम नहीं है। जबरदस्ती के स्कैम बनाए जा रहे हैं, राफेल नहीं कर पा रहे। राफेल कुछ नहीं है। राफेल का ये है कि, लेकिन आपकी जो सहयोगी दल शिवसेना है उसने बहुत बड़ा हमला किया है और कहा कि बोफोर्स का बाप है राफेल। देखिए, हमला करना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करिए आप। ये पहले भी निर्मला जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि जो 527 करोड़ की कांग्रेस बात करती है वो अनलोडेड प्लेन की बात करती है। जब लोडेड होके आएगा तो उसकी कॉस्ट जो है उसी तरह वहीं पे आके टिकेगी, बल्कि उससे ज्यादा बनेगी। मोदी साहब ने कम प्लेन उस भाव में इस देश के लिए खरीदे हैं क्योंकि हमारे पास उतना ही बजटिंग था। इसके लिए 1627 करोड़ जो भी कहा जा रहा है वो इसलिए है कि वो लोडेड है। अगर अनलोडेड करेंगे तो 527 करोड़ से भी कम का राफेल का प्लेन आएगा। इसलिए ये सब बनाए हुए मुद्दे हैं। और राफेल की तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, RA, राहुल फेल। राहुल जो है वो फेल हो चुके हैं इस मुद्दे पे, कहीं साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें स्कैम हुआ है। स्कैम को लेकर इस देश में अलग अलग आंदोलन चला बहुत। आज गांधी जी का आंदोलन क्यों हम याद करते हैं? गांधी जी का आंदोलन था सत्याग्रह, दांडी मार्च और नमक आंदोलन को लेकर उन्होंने एक स्वदेशी होने का जो नारा दिया था कि विदेशी कपड़ों को फेंक दो। आज आपको नहीं लगता कि भारत सरकार में ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि स्वदेशी को हम इस्तेमाल बनाया गया कहाँ है? चीनी जितना भी वहाँ से सामान आते थे, जितने भी पदार्थ आते थे, जितनी चीज़ें आती थी, वो आज कितनी कम हो गई हैं। आज स्वदेशी जागरण मंच जो है यही काम कर रहा है। मैंने स्वदेशी जागरण मंच के बहुत सारे कार्यक्रम इस देश में अटेंड किए हैं। एक मुद्दा लेके चले हैं कि हम चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिवाली आती है तो चीनी जो लाइट्स आती हैं, बम आते हैं, दूसरी चीज़ें आती थी। बाकी ठेका आपने बाबा रामदेव को दे रखा है। नहीं, बाबा रामदेव तो एक इंडस्ट्रीज की तरह आज काम कर रहे हैं। वो देश में जो हमारे यहाँ की चीजें हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी स्वदेशी चीजों को अगर जनता में लाना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन इससे ये तो हो रहा है कि बाहर की चीजें यहाँ नहीं आ रही हैं। चीनी चीजों का यहाँ पे इस देश की इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका था चीनी की चीजों के आने से। आप वही लाइट जब दिवाली में खरीदने जाते थे वो 3 दिन नहीं चलती थी। उनके यहाँ तो मैंने सुना है कि बीवी भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलती। तो बिल्कुल, ये जो कलाकार की सोच होती है वो कलाकार कितना बड़ा होता है, क्योंकि उसकी सोचने की सीमा नहीं रहती। और गजेंद्र चौहान ने ऐसे ऐसे किरदार किए हैं जिससे लगता था कि कलाकार के तौर पर इनका जो एक अलग नज़रिया होगा वो, लेकिन एक कुशल प्रवक्ता को भी मात देने का मादा रख रहे हैं। बहुत बहुत बदलाव आ गया आपके अंदर, इसको हम कैसे देखें? ये देखिए, मुझे सत्ता की तरफ बढ़ता कदम कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे जो अनुभव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, उनके आदेश पर बना, और इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला। उसके बाद मोदी साहब के साथ गुजरात में काम करने का अवसर मिला। उसके बाद जितनी भी बड़ी हमारी टॉप लीडरशिप है सबके साथ मेरे काम करने का अवसर मिला। तो ये जो आप कह रहे हैं जिस बात को, ये उसी का असर है शायद। अच्छा, कलाकार अलग अलग किरदार निभाता है, इनको कुछ कहने इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत उम्दा चरित्र निभाने को मौका मिला आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मुझे ये ऑफ़र हुआ, मैं उस दिन गुवाहाटी में था और मुझे एक डायरेक्टर का फ़ोन आया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का रोल मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। तो मैं हक्का बक्का रह गया, एक्चुअली डर गया। मैंने कहा मैं उनके करीब नहीं हो सकता, ये कैसे मैं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, पता नहीं उनको ओवर कॉन्फिडेंस था। तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि जब तक आप मुझे इसका गेटअप करके अपने ऊपर नहीं देखूंगा, मैं उनसे मैच करता हूँ नहीं करता हूँ, तो उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुंबई में ही कुछ मेकअप मैन वगैरह को मेरे घर पे अरेंजमेंट किया, और मुझे जब गेटअप करके आया तो एक अलग रूप नजर आया। तब मुझे आधा 50% कॉन्फिडेंस ही आ गया। बाकी तो 50% एक कलाकार जो होता है उसे अपनी कला पे भरोसा होता है। तो वो जो रोल मैंने निभाया वाकई में, जब सेट पे मुझे याद है जब मैं शूटिंग करता था
तो लोग आके चरण छूते थे कि उनको लगता था कि शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की आत्मा इस व्यक्ति के अंदर आ गई है। तो ऐसा अवसर जो है एक मुझे लगता है यूनिक अवसर था मेरे लिए कि आज तक किसी कलाकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का रोल इस देश में नहीं निभाया। और कहते हैं कि कलाकार वही होता है जो आने वाले कल को आकार दे सकता है। तो आने वाले कल को आकार देने वाला मोदी साहब भी अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं, इस देश को एक नया आकार दे रहे हैं। तो ये हिम्मत वही कर सकता है जो दिल से और दिमाग से कलाकार हो। गजेंद्र जी, आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई में जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें अलग अलग लोगों को लगता है कि गुटबाजियां बहुत है, गुटबाजियों से पार्टी बहुत कमजोर हो जाती है। देखिए कांग्रेस आपका कैसा लगता है कि भविष्य कैसा है कांग्रेस का? ना वर्तमान है ना भविष्य है। भूतकाल था, वो उसे याद करते हुए सारी जिंदगी जो है जिएंगे मुझे लगता है। और बहुत सारे नेता जो है उस फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी गलत बातें भी अपने आपके साथी गोविंदा जी, उनके ऊपर तो इनाम लगा दिया गया था कि इसको कोई ढूंढेगा तो इनाम मिलेगा। मैं गोविंदा से रिसेंटली मिला था और मैंने ये जिक्र भी किया कि आप राजनीति में आए थे तो आपको राजनीति क्या होती है, नीति से राज करना। तो अपनी नीतियों से राज कर सकते थे और एक अच्छी पोजीशन आप बना सकते थे। लोगों के दिलों में आपकी जगह पहले ही है, एक कलाकार के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में आके आप अपनी जगह बना सकते थे। लेकिन मुझे लगता है वो उसमें फेल हुए। कारण उनके अपने पर्सनल रहे होंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो उस मौके को उनको छोड़ना नहीं चाहिए था और उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए था। और ये जो पोस्टर्स की बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति जनता से दूर भागने लगता है तो जनता जो है परेशान हो जाती है। और आज कांग्रेसी नेताओं में यही हुआ, जब वो राज में थे ना, जब रूल कर रहे थे इस देश को, तो जनता के करीब नहीं थे। और आज कांग्रेस के अंदर चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी जी हो, उनके अंदर यही फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जनता से दूर रह के उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक ऑरा क्रिएट किया था फेक, उसके अंदर वो रहते थे और उसके बाहर जब जनता के करीब आने का मौका मिला तो जनता को लगा कि इन्होंने ये फेक राजनीति इस देश में कर रहे थे और जनता ने उठा के उनको फेंक दिया। और मुझे लगता है आने वाले समय में कभी भी उनको दोबारा मौका नहीं देगी। अच्छा, आम आदमी को लगता है कि मोदी साहब के मुकाबले कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, आपको लगता है कोई? अगर नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में लाइन ऑफ लीडर्स है, बेसिकली हर लेवल के लीडर्स हैं। ऐसा नहीं है, मोदी साहब जब नीचे थे तो प्रमोद महाजन साहब थे, प्रमोद महाजन साहब के साथ दुर्घटना हुई तो मोदी साहब निकल के आ गया है। जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा। ऐसे बहुत सारे नेता जो है बीजेपी में, तो देयर इज अ लाइन ऑफ लीडर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके एक और दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, वो भी बीजेपी छोड़ के चले गए, सिद्धू साहब। सिद्धू साहब ने तो मेरे साथ ज्वाइन किया था और सिद्धू साहब का मुझे, जब तब वो बीजेपी में थे, लगता था कि बहुत बड़ा नेता जो है भविष्य के लिए है। लेकिन वही बातें रिपीट करना, वही सेम डायलॉग उन्होंने वहां, मैंने तो लिखा भी था, ट्वीट किया था कि सिद्धू साहब एक बात तो बता दीजिए कि पहले आप झूठ बोलते थे, आप ही झूठ बोल रहे हैं। और सिद्धू साहब आजकल तो पता नहीं कौन से साम्राज्य में जी रहे हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ये बहुत दुख की बात है एक्चुअली। सिद्धू साहब जैसे क्रिकेटर भी एक खिलाड़ी होता है जो देश के लिए खेलता है। राजनीति में आए, राजनीति में अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने आइडियोलॉजी चेंज कर दी। और आइडियोलॉजी के विषय में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विचारधारा और पार्टी माँ बाप की तरह होती है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप बदलने की ताकत रखता है वही पार्टी और विचारधारा बदलता है। तो मुझे लगता है देश के प्रति जो बात करता है वो बेसिकली देशद्रोही होता है। ऐसा लग रहा है कि आप कभी बीजेपी छोड़ेंगे ही नहीं, या मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी विचारधारा में जन्म लिया हूँ, इसी विचारधारा में मरूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने कद की लालसा है। मेरा कद बना रहे, इतना ही मेरे लिए काफी। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको पद मिले ताकि आप जो करना चाहते हैं उसमें और भी ज्यादा स्पीड है, ये तो मानते हैं आप? नहीं, अगर पद जो होता है एक जिम्मेदारी होती है बेसिकली। मुझे एफटीआई की जिम्मेदारी दी, मैंने उसको अंतिम चरण तक निभाया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कैग रिपोर्ट आई 2017 की, उसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है, पिछले 60 साल की कैग रिपोर्ट में पहली बार लिखा हुआ है कि किसी चेयरमैन का नाम लेके कि गजेंद्र चौहान के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम हुआ है एफटीआई में। तो ये मेरे लिए सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन इनके लिए है, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो किसी की सफलता देखकर बहुत ज़्यादा कुंठित हो जाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है? लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये मुलाकात, खास मुलाकात जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं गजेंद्र चौहान। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं,
पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, औहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और हमारे आज के खास मेहमान हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और अच्छे इंसान हैं, गजेंद्र चौहान जी, जिन्होंने अपनी यात्रा को एक अलग रचनात्मक दिशा देने का काम किया है। आपका ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो विरोध का स्वर तो उभारते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है उसमें कुंठा नजर आती है। महेंद्र भाई, क्या है कि जब मेरा FTI का अपॉइंटमेंट हुआ जी, तो कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया। वो बहती गंगा में कुछ कलाकारों को लगा कि आप भी हाथ धो लो, पब्लिसिटी का एक माध्यम समझ लिया उन्होंने। कुछ लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने की कोशिश की। ये वही लोग थे जो इनके मैं सेंटा में रह के बड़ी मदद किया करता था। इनके मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं और बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूसर्स के माध्यम से उनके फैसले करवाए हैं, उनका पैसा भी दिलवाया है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो लोगों ने उसमें बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। लेकिन मैं इस बात को इस तरह से लेता था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जी। मेरे सीनियर हैं, और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि वो जो ऋषि कपूर साहब का और अनुपम खेर साहब का जो किस्सा हुआ था, उसमें थोड़ा सा हाथ मीडिया का था, थोड़ा सा क्या बल्कि पूरा हाथ मीडिया का। लेकिन उनका जो बयान था ऋषि कपूर का, हमने ठीक है मीडिया ने मसाला लगाया होगा, लेकिन नहीं, मीडिया ने मसाला लिया है मेरे स्टेटमेंट को, उनके स्टेटमेंट को नहीं। मैंने ये कहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट करने में ऋषि कपूर साहब और अनुपम खेर साहब का कोई हाथ नहीं, बिल्कुल। उन्होंने क्या लिखा कि हु इज इन अनुपम खेर एंड ऋषि कपूर, सेज गजेंद्र चौहान। तो ये जो तोड़ मरोड़ किया गया, और उसी जर्नलिस्ट ने रात को मुझे फोन करके मुझसे माफी मांगी, वो बाइट आज तक मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैंने उसे कहा भी कि आपने बहुत गलत किया है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, उस जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा चैनल के मैं यही मानता हूं। मैं आपसे एक बात कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक कलाकार गलती करे, मीडिया उसको हाइप बना के, हमने भी आपके खिलाफ बहुत कुछ दिखाया था, बहुत दिखाया था। उस समय माहौल ऐसा था कि हर कोई जानना चाहता था, और जो भी जानकारियां हमें मिल रही थी, क्योंकि आप उस समय बात नहीं कर रहे थे बहुत लोगों से। नहीं, क्या हो गया था कि बहुत सारी बातें हो चुकी थी, तो बातें रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाई थी कि बातों को रिपीट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी में आप सुलझाने जाएंगे तो दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया था। उसका और कोई कारण नहीं था, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा था, मुझे मेरी सरकार पे भरोसा था, जिन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट किया था उन पे भरोसा था। लेकिन मुझे ये था कि मैं जिस दिन जाऊंगा, काम करना शुरू कर दूंगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, और आज यही हुआ। लेकिन मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम गलती करें, मीडिया उसको खूब दिखाता है, जब मीडिया गलती करे तो कहाँ जाके दिखाएं हम। इन 24 न्यूज पे आप कही ना खुल के, वही तो कह रहा हूं मैं आपसे, वो पूछ रहा हूं मैं, कहां आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वही हम दिखाएंगे। मैं कहता हूं एक मीडिया वाले व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक आंदोलन चलाया और मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश की। उस बदनाम करने के पीछे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा बहुत कुछ बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए, सबसे जागरूक कौन है? जनता पे, अपने दर्शकों पर आप भरोसा करते हैं? नहीं, मुझे खुशी ये है कि कैग रिपोर्ट मेरे फेवर में है। डरता वही है, कमजोर वही होता है गजेंद्र जी। जैसा मैं जानता हूं कि आपके दामन में अगर दाग है, आप तो दाग का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बहुत कोशिश की मीडिया ने, सिंटा में जाके, मेरे परिवार में जाके कुछ ढूंढने की। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, इसको हम मानते हैं, और यही कारण है कि जब भी हम डंके की चोट पर कोई बात करते हैं तो ये मान कर करते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं, जो भी जानकारी है। बल्कि एक अखबार ने लिखा कि 7 महीने की लड़ाई के बाद गजेंद्र चौहान ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि स्टूडेंट उससे कसूरवार थे ही नहीं। सब लोग स्टूडेंट्स को कसूरवार ठहरा रहे थे, स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम। आप मानते हैं कि आपके नाम को, अपना नाम जोड़ के लोग पब्लिसिटी लेना चाह रहे थे उस समय? बहुत लोगों ने किया, ये तो बहुत लोगों ने किया। इस देश में बहुत सारे कलाकारों ने किया, जो मेरी इंडस्ट्री के, जो मुझे कहते हैं कि आप अपने हैं, उन्होंने किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। कुछ मीडिया के लोगों ने जानबूझ के इसका हाई बनाने की कोशिश की, कुछ देश के और लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, केजरीवाल की पार्टी के लोग चल के FTI तक आए, दूसरे लोग वहां पे आए, NCP के लोग आए, दूसरी पार्टी से लोग आए, राहुल गांधी खुद चल के आए,
लेकिन हुआ क्या? कुछ तो बात थी आपके अंदर, मानते हैं? इसका दुख हुआ कभी कि गर्व हुआ? ये जो भी घटनाएं हुई। नहीं, देखिए मुझे अपने काम पे भरोसा था, बस मुझे ये था कि कोई भी आ जाए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था वो व्यक्ति जिसने मुझे अपॉइंटमेंट किया था, जिसने मुझ पे भरोसा रखा था, जिसे ये भरोसा था कि गजेंद्र चौहान जिस दिन काम करना शुरू करेंगे तो ये सबको पीछे छोड़ देंगे। मुझे याद है वो दीवार पिक्चर का डायलॉग याद है कि वो कहते हैं कि ये वो घोड़ा है जो जिस दिन भागना शुरू करेगा सबको पीछे छोड़ देगा। मुझे हमेशा अपने ऊपर ये भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। काम मैं जब करूंगा तो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, और अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा क्योंकि मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, पूरा भरोसा का मतलब होता है कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। गजेंद्र चौहान एक इस तरह से इनको प्रेजेंट किया गया था, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि पता नहीं ये आतंकवादी हैं या पता नहीं क्या है और किस देश के हैं। आपको कभी लगता नहीं कि वाकई उस समय छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए था? ऐसा ख्याल आता है? मेरे घर में नहीं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत बड़े चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है। कल सरकार किसी सैनिक को जिम्मेदारी दे कि जाके बॉर्डर पे लड़ो और वहां से छोड़ के भागा है तो देशद्रोही कहलाएगा। मुझे जिम्मेदारी सरकार ने दी है कि एफटीआई जाओ वहां काम करो और मैं छोड़ के आ जाऊं तो देशद्रोही से कम ये एलिगेशन नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जब तक नहीं कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगा, और सरकार को मैं ये प्रूव करके जाऊंगा कि जिस काबिलियत को उन्होंने सराहा था, जिस काबिलियत के बूते पर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, मैं उसको पूरा करके जाऊंगा और ये हुआ। इसलिए मुझे अपने काम पे भरोसा था, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हर जर्नलिस्ट ने मुझसे उन दिनों पूछा था कि आप रिजाइन करने वाले हैं, मैं यही कहता था रिजाइन क्यों? ये आपके अंदर की मजबूती थी? मजबूती मेरी भी थी और सरकार की भी थी। नहीं, सरकार ने तो मौका दिया, लेकिन आपके अंदर कोई दूसरा होता तो शायद भाग जाता, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री के बड़े बड़े, तो मैं आपको बताऊं अविंदर भाई, बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा कि तुम बुधवार को रिजाइन कर दोगे, शुक्रवार को रिजाइन कर दोगे। मैंने सब ज्योतिषियों को गलत साबित कर दिया। मैंने बोला गजेंद्र चौहान सरकार के कहने पे रिजाइन करेगा, करेगा तो नहीं करेगा जब तक सरकार नहीं कहेगी। जिसने मुझे जिम्मेदारी दी वो मुझसे कह दे कि पीछे हट जाओ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैंने कसम खा ली थी अपने आप से कि जिस दिन काम करना शुरू कर दूंगा ये सब मेरे जो दुश्मन खड़े हैं मेरे अपने हो जाएंगे। बिल्कुल, और खतरा सबसे ज़्यादा अपनों से होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण महाभारत, जिसमें आपने बहुत ही ऐतिहासिक चरित्र निभाए हैं। कभी उसकी कोई घटना याद आती है जो आज शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों को? देखिए, महाभारत और रामायण जो है वो महाकाव्य हैं इस देश के, जो हमारे खून में है, ये कल्चर है हमारा। और उसमें जो है, मैं हमेशा कहता हूँ रामायण और महाभारत देखने की चीज़ नहीं, ये सीखने की चीज़ें हैं। इसमें जो सीख है उस पर हमारा मानव जीवन जो है भारतीयों का स्पेशली उस पर आधारित है। तो महाभारत तो अपने आप में एक घटना है। महाभारत धारावाहिक में हमको काम करने का अवसर मिला, वो अपने आप में घटना है। मैं आपको बताऊं कि हर उम्र का व्यक्ति महाभारत को प्यार करता था। हम लंदन में एक शो के लिए गए थे, हम शो कर रहे थे स्टेज पे। जब शो खत्म हुआ तो एक व्यक्ति जो है, एक 7 साल का बच्चा जो मतलब अपंग था, अपाहिज था, उसके हाथ पैर थोड़े से पैरालाइज थे शायद, वो बच्चे को लेके मेरे पास आया और उस बच्चे ने पंजाबी में एक ही सवाल मुझसे पूछा। मुझे आज तक वो उसकी कानों में बात याद आती है। उसने मुझसे कहा, फिर कदों आओगे तुसी? क्या बात है। मतलब वो उस कल्चर को, उस देश में रह के क्या मिस करता है। उसने आके मुझसे कहा कि फिर कब आओगे आप, आपको बहुत मिस करते हैं। जड़ें कितनी मजबूत है हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वाकई उसको हम भूल नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ महाभारत के जितने किरदार हैं ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, ये सीखने की चीजें हैं और इसको पीएम टू पीएम हर व्यक्ति ने इस देश में देखा है। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 92 में एक मैगजीन में कहा था कि महाभारत में अगर किसी ने सबसे अच्छा काम किया है तो वो गजेंद्र चौहान ने किया है। ये अटल जी का मेरे लिए प्रेम था। बिल्कुल। और यही प्रेम 2004 में जब जागा, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और तुम्हारे कंधों पे बहुत वजन आने वाला है। उस दौरान ये तो ठीक है, घर के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, लेकिन दुश्मन देश भी आपकी तारीफ करता था। पाकिस्तान के लोग भी बहुत बड़े फैन थे वहाँ और नियमित रूप से आपका शो देखते थे। आज जो पाकिस्तान का रिश्ता है उसमें आपकी वो भूमिका किस कदर मिठास डाल सकती है? नहीं, कभी सोचा आपने? 2013 में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदुस्तान में आने नहीं दिया जाए तो बेहतर है। ये सबसे पहला व्यक्ति मैं था। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति बाहर से आता है और दुश्मन देश है, हमारी सेना पे अटैक करते हैं, वहाँ के लोग उनके सर काटते हैं, उनके साथ बर्बरता से आते हैं, पेश आते हैं, ऐसे देश के लोगों को हम क्यों एंटरटेन करें? वो यहाँ आते हैं, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को दांव पे लगाते हैं। वो यहाँ से पता नहीं क्या क्या मटेरियल इकट्ठा करके वहाँ ले जाएं जिससे हमारे देश को नुकसान हो। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ संबंध अच्छे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर संबंध अच्छे नहीं है
तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। और आज हुआ क्या, उस वक्त मेरा विरोध हुआ, मेरे ये स्टेटमेंट देने पे मेरा विरोध हुआ, लेकिन आज हुआ क्या, वही हुआ जो मैंने उस वक्त कहा था। आज वहाँ के कलाकारों को बैन किया गया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, आपको दूरंदेशी होती है एक व्यक्ति की कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक संबंधों की बात है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से, अपने जेस्चर के माध्यम से ये दिखाना होगा कि हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं। अगर ये बात वहाँ की सरकार से आती है और पहला कदम उसको उठाना होगा। भारत बाप है, पाकिस्तान बेटा है और बांग्लादेश भारत का पोता है। बिल्कुल। तो ये जो ये नई परिभाषा है, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन गजेंद्र जी का बिल्कुल अलग अंदाज है, पोता है बांग्लादेश। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि बेटा जो है अपने बाप के कदमों पे चलना चाहता है, और बाप के कदमों पे चलेगा तो बाप जो है हमेशा उसका स्वागत करेगा। तो क्या महाराष्ट्र में आप इस बार अकेले लड़ेंगे? जो परिस्थितियां दिख रही हैं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है। नहीं, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि ये तो फैसला तो ठीक है, बतौर आप मुंबई में जिस तरह से देखते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि दोनों विचारधारा जो है एक ही जगह से जन्म ली है। तो मुझे लगता है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध है वो जन्म का है, ये टूटने वाला नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं बीच में आग लगाने की। हाँ, सोच हर व्यक्ति की अलग होती है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं कभी कभी वो लगता है कि अलग हो जाएंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये विचारधारा कभी अलग नहीं होगी। पानी में लाठी मारो तो पानी अलग नहीं होता। बिल्कुल। गजेंद्र जी आपके बहुत खास दोस्त हैं अनूप जलोटा जी। आज उनको लेकर काफ़ी सारी अलग अलग सोशल नेटवर्क पे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की को वो डेट कर रहे हैं। आपने उनको किस तरह से देखा? क्योंकि अभी उनका जो नया एक रूप देखने को आया है कि उनको प्रमोट किया गया है, FTI का चीफ बनाया गया है, पूरा मामला क्या है आप बताइए। नहीं, FTI के चीफ नहीं बनाया गया, वहाँ की सोसाइटी के एक सदस्य बनाया गया जी। चीफ तो वहाँ पे अनुपम खेर साहब है। तो ये भी न्यूज़ जो है मीडिया के माध्यम से गलत आई है कि संचालक है, वो संचालक नहीं है, FTI सोसाइटी के मेंबर है। अनूप जलोटा साहब बिग बॉस में गए। बिग बॉस मुझे भी ऑफर हुआ था जब FTI की कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने उस वक्त मना कर दिया था। अब लेकिन जाएंगे ना, मौका मिलेगा तो? अब मौका मिलेगा तो जाऊंगा। उस वक्त क्या था, सरकार के खिलाफ कोई बात कहीं उस एम्बियंस में, उस हालात में रह के ना निकल जाए, मैं थोड़ा सा उसको लेके सतर्क था। लेकिन अभी क्या है, अनूप जलोटा साहब जिसलिए गए हैं, मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड है पूरा। ये स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है कि किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अनूप जलोटा साहब इस तरह के व्यक्ति नहीं है जो। अच्छा, रोमांस करने में क्या गलत है? नहीं, रोमांस करने में तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो लड़की से रोमांस कर रही है ये क्यों कहा जा रहा है? लड़की भी तो उनसे रोमांस कर रही है। तो टू वे ट्रैफिक है ना, वो लड़की की भी मर्जी होगी ना। किसी व्यक्ति में ये ताकत नहीं कि किसी लड़की से जबरदस्ती रोमांस कर ले। और गजेंद्र चौहान जी को बहुत अच्छी तरह पता है रोमांस क्या होता है, क्योंकि इनकी जिंदगी ही रोमांस से बदल गई है। ये तो मानते हैं आप? ये बहुत बड़ा कदम था, है ना? कोई घटना याद आ रही है उस समय की जो आज शेयर करना चाहें? क्योंकि बहुत बड़ा कदम उठाया था आपने। जी। देखिए, मैंने जब शादी की तो बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी वाइफ मुस्लिम समाज से है, मैं हिंदू समाज से हूँ, और दोनों मिलजुल के रहते हैं। मेरे घर में हनुमान भी है और कुरान भी है, मेरे घर में नमाज भी है और पूजा भी है, मेरे घर में दिवाली भी है और ईद भी है। सारी चीज़ें जो मुस्लिम समाज में होती हैं, जो हिंदू समाज में होती हैं, सब के सब चीज़ें अपने अपने तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम उसको मनाते हैं, उसको निभाते हैं। और यही कारण है कि आज हम दोनों इतने वर्षों से साथ चल रहे हैं। और कोई आके देखे, मेरे घर में धर्म के ऊपर कभी ना बात होती है ना कोई विवाद होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण जो है मेरा घर जो है, मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे घर पे भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है, डबल फायदा है जी। तो और यही कारण है कि मेरा बेटा जो है वो इतना पढ़ लिख गया है, अभी डॉक्टर बन गया है। और मेरी जो बहू है, बहू को मैं बिटिया मानता हूँ एक्चुअली, तो वो भी डॉक्टर है। तो एक अच्छा छोटा सा खूबसूरत खेलता परिवार है, हंसी खुशी में रहता है। और मेरी वाइफ जो है इतनी समझदार है। लोग कहते हैं ना, आप किसी की भावना को मत छेड़िए, आप किसी की भी व्यक्ति की धार्मिक, अगर मुझे हिंदुइज्म प्यारा है तो उसे मुस्लिम प्यारा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है। ये सब फैक्टर्स हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को इंडिविजुअलिटी पे डिसाइड करने होते हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक प्यार की बातें हैं, प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है प्यार। तो प्यार अगर मैं तो महाभारत में जो युधिष्ठिर ने 24वें एपिसोड में दुर्योधन को कहा था कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। तो प्यार जो है इतना खूबसूरत चीज़ है कि वो दुर्योधन को भी युधिष्ठिर बनने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए प्यार जो है वो कायम रहना चाहिए, परिवारों के बीच रहना चाहिए, समाज के बीच रहना चाहिए, देश में जितने लोग हैं उनके बीच प्यार बना रहे,
तो मुझे लगता है प्रगति का इससे बड़ा और कोई माध्यम, कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। तो इस बार लगता है आपकी सरकार को फिर से प्यार मिलने वाला, क्योंकि Definitely मिलेगा, मुकाबला किससे है? definitely। अभी मुकाबला किससे है? देखिए, मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो विपक्ष है उसको हम विपक्ष समझे, उसे दुश्मन ना समझे। विपक्ष जो है दुश्मन नहीं होता है, दूसरी विचारधारा का नेतृत्व होता है। तो अगर ये दोनों लड़ाई विचारधारा की है, तो जो विचारधारा इस देश के लोगों को एक्सेप्ट होगी वो जीतेगा। और मुझे लगता है इस वक्त जो हालात जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, और बहुत अच्छे से फेवर में है, और मोदी साहब जो है उस सिंहासन पे एक बार फिर दोबारा आसीन होंगे। इसीलिए कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर, यही है ना? जी, मोदी जी तो पहले भी जीत चुके हैं, दोबारा सिकंदर बनने जा रहे हैं। तो सिकंदर इस फॉर्म में नहीं कि वो रूलिंग के हिसाब से, मुझे लगता है इस देश में जितने काम अभी 5 साल में हुए वो कुछ अधूरे हैं, उसमें से उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस देश के लोगों ने सरकार बदल दी तो काम अधूरे रह जाएंगे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और वो काम पूरे करने हैं तो वाकई में इस सरकार को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस देश की जनता जो है बहुत समझदार है, बहुत समझदार वो मोदी जी के साथ खड़ी है, और वो डेफिनेटली जो है मोदी जी का साथ देगी। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपकी जो बातें हमने महाभारत में सुनी, आज बतौर राजनीतिज्ञ और एक कलाकार होने के नाते जो आपने कहा है आज वो सच हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सच है कि बहुत सारे सवाल आए, लेकिन गजेंद्र जी ने बहुत उम्दा तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका जो खुलापन है, इनकी जो सोचने की आज़ादी है, इनका जो सोचने का तरीका है, उसको हम आज महसूस कर पाए हैं। और जो भी धुआं था, चलते चलते हम लगता है कि साफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जी जी जी, है ना? इन 24 न्यूज़ चैनल के लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में यशस्वी भव। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज गजेंद्र चौहान जी ने अपने दिल की बात की, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इनकी जो भी बातें सामने आई हैं उस पर लगातार सरकार की तरफ से, इस देश की जनता की तरफ से मुहर लगता रहे। और यही लोकतंत्र में कहीं ना कहीं से सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।